एंड देन यहाँ पे पूछा है कि आपको कितने अटेम्प्ट देना है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दूसरा है बोथ अटेम्प्ट्स। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना है, सेकंड अटेम्प्ट ही देना है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, एमएसटी सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना है। साथ ही में इस साल एमएसटी सीईटी में 2 अटेम्प्ट रहने वाले हैं, तो ये 2 अटेम्प्ट कैसे आपको चूज करना पड़ेगा, क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर नहीं, एंड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी क्या अप्लाई कर पाओगे, इनके भी आंसर्स आपको इसी वीडियो में जो है वो मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए एंड आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि कैसे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करना है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन के 2 पार्ट्स है, पहले आईडी बनाना एंड फिर एग्जाम के लिए अप्लाई करना। इस वीडियो में मैं आपको 0 से लेके तो 100 तक पूरी चीजें जो है वो बताऊंगा, तो एक ही वीडियो देख के आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस ध्यान से सारी चीजें सुनना। सबसे पहले आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है एंड सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल AY 2627 के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। देन दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब देखो, सभी स्टूडेंट्स को जो है वो न्यू यूजर में रजिस्टर करना है। एक तो अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दी होगी, स्टिल आपको जो है वो न्यू रजिस्टर करना है, बिकॉज ये अकेडमिक ईयर 26-27 का है। ड्रॉप लिया होगा, कुछ भी हो, सभी को जो है वो न्यू रजिस्टर पे ही जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल आईडी जो है वो डालना है। देन यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना है। कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स का यूज़ करके एक पासवर्ड बनाना है। देन सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। आपको अपना नाम एज पर योर आधार कार्ड जो है वो डाल देना है। जैसे आधार कार्ड पे ऊपर नाम होगा सेम टू सेम वैसे आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो डालना है। देन यहाँ पे आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है स्टूडेंट का, ठीक है, पेरेंट्स अपना मत डाल देना। एंड देन यहाँ पे आपको रजिस्टर के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का जो स्क्रीन है वो आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो ईमेल आईडी आपने डाला है उसके ऊपर एक ईमेल गया है एंड उस ईमेल के अंदर आपको एक वेरीफाई का बटन मिलेगा, जिससे आपका ईमेल एड्रेस जो है वो होगा वेरीफाई। ठीक है, तो जो भी ईमेल आईडी आपने डाला था वो ईमेल एड्रेस आपको अपने जीमेल पे खोल देना है एंड अपना ईमेल को जो है वो वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद फिर से आप इसी स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन, क्लिक हियर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर गाइस जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा एक नोटिफिकेशन जो है वो आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीड टू डिजी लॉकर, ताकि सीईटी सेल को जो है वो अपार आईडी एंड जो हमारा आधार कार्ड है उसका एक्सेस जो है वो मिल पाए। तो अभी तक अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपना जो डिजी लॉकर में अकाउंट है वो जो है वो बना लो। ठीक है, एंड उसके अंदर अपना अपार आईडी एंड अपना आधार कार्ड जो है वो सेव कर लो। वो कैसे करना है उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है, वो आप देख लो, उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड पहले से अगर आपके पास है तो प्रोसीड टू डिजी लॉकर के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी डिजी लॉकर में साइन अप हमें करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमें आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो एंटर कर लो। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आधार कार्ड जिस भी नंबर के साथ लिंक होगा वो नंबर के ऊपर आपको एक OTP आएगा, तो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है एंड सबमिट के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो डिजी लॉकर का पिन डालना है। तो डिजी लॉकर का जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए एक पिन हम सेट करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा अगर आपने सेट किया होगा तो। वो डालने के बाद आपको डन पे करना है क्लिक। अगर भूल गए होगे तो फॉरगॉट पिन करके आप उसे जो है वो रीसेट भी कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। देन दोस्तों आपकी डिजी लॉकर की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब सीईटी सेल को 2 ही डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस चाहिए, एक है अपना अपार आईडी एंड दूसरा है दोस्तों अपना आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बॉक्सेस है तो इसमें अपार आईडी एंड आधार कार्ड के ऊपर टिक करना है। बाकी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है, बट उसका एक्सेस नहीं चाहिए, तो 2 ही बॉक्सेस पे टिक करो एंड अलाउ के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक। ठीक है, तो अलाउ हो जाएगा तो आपका ये वेरीफाई होने जाएगा। वेरीफाई होने में कुछ डिजी लॉकर का ऐसा इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपका अपार आईडी एंड आधार कार्ड डिजी लॉकर में होगा तो ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा, वरना ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पहले ऐड कर लो एंड फिर उसके बाद रजिस्टर करो। कैसे करना मैंने बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये होने के बाद देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करना पड़ेगा। तो नाम जो है वो ऑटो फेच हो जाएगा क्योंकि आधार कार्ड हमने दिया है। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा।
फिर यहाँ पे आपका आधार आईडी भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू व्यू एंड कॉपी अपार आईडी का ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपना अपार आईडी का जो कार्ड रहता है ना वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी कार्ड के ऊपर अपार आईडी का एक नंबर लिखा होता है, तो वो सेम नंबर आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ये भी ऑटोमेटिकली फेच रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो डाल दो। ऐसा ही मोबाइल नंबर डालना जो शुरू हो, बिकॉज उसके ऊपर आपको सारे अपडेट्स आएंगे, ठीक है। तो ये सब होने के बाद देन दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम पूछा है, जो स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट नेम एज पर एसएससी और एचएससी मार्कशीट, ठीक है। 10th या फिर 12th के मार्कशीट पे जैसे आपका नाम लिखा हुआ है सेम उसी टाइप से नाम आपको यहाँ पे जो है वो लिखना है। तो मेरे 10th के मार्कशीट पे पहले मेरा सरनेम था, फिर मेरा नाम था एंड फिर मेरे पापा का नाम था, तो वैसे सेम टू सेम मैंने डाल दिया। आपके इस पे जैसा भी होगा सेम टू सेम वैसे आपको जो है वो डालना है। साथ ही में यहाँ पे लिखा है फॉर नीट कैंडिडेट्स द नेम शुड बी एज पर द नीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो अगर आप पीसीबी ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो एंड नीट भी अगर आपने जो है वो दे रखी है, तो जब एडमिशन प्रोसेस रहता है गाइस, तो उस टाइम जो वो नीट का रिजल्ट वहाँ पे जो है वो फेच होता है। तो अगर आप नीट एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे आपने अपना नाम डाला होगा वैसे आपको जो है वो डालना है। अगर आपने नीट वगैरह एग्जामिनेशन नहीं दी है तो जैसे आपके 10th के मार्कशीट पे नाम था सेम टू सेम वैसे ही आपको अपना नाम यहाँ पे जो है वो डालना है। तो होप सो ये क्लियर होगा। फादर्स नेम में बस आपको अपने पापा का नाम डालना है, सर नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर मदर्स नेम, जेंडर में दोस्तों स्टूडेंट का यहाँ पे जो जेंडर है वो डालना है, ना कि पेरेंट्स का। तो आपका जो जेंडर होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। देन दोस्तों यहाँ पे हमें जो है वो अपना रिलीजन चूज़ करना है, तो आपका जो भी रिलीजन होगा वो चूज़ करना है। देन यहाँ पे आपको रीजन चूज़ करना है, रीजन मतलब कहाँ पे रहते हो, तो जनरली अर्बन एंड रूरल ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। मदर टंग गाइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे माइनॉरिटी जो है वो सेट होगी, तो यहाँ से ध्यान रखना। अब आपकी मदर टंग क्या है ये आपको अपने लिविंग सर्टिफिकेट पे जो है वो देखने को मिल जाएगा स्कूल के, आपकी मदर टंग क्या है, या फिर घर में पूछ लेना, या फिर जो भाषा हम जो है वो मेनली बोलते हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरी मदर टंग मराठी है तो मैंने यहाँ पे जो है वो मराठी डाल दिया। एंड नेशनलिटी जो है वो इंडियन यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो यहाँ पे कुछ अलग आएगा, वरना यहाँ पे जो है वो इंडिया ही आएगा। मदर टंग आपकी मराठी के अलावा कुछ और होगी तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एनुअल फैमिली इनकम डालना है, तो आपकी फैमिली का इनकम कितना है वो डालना है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा तो उसमें क्या मेंशन्ड है वो देख के भी आप जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर नहीं भी पता है तो एक रेंज जो है वो डालना, एडमिशन के टाइम फिर से आप इन सारी चीज़ों को जो है वो एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो। मैरिटल स्टेटस में आपकी शादी हुई है या फिर नहीं, तो मैंने तो अनमैरिड डाला है, अगर आपकी हुई हो तो आप डाल सकते हो, ठीक है, बट अनमैरिड ही डालना बिकॉज आपके एज में तो नहीं हुई होगी। परमानेंट एड्रेस में दोस्तों फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। अब परमानेंट एड्रेस में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे भी आप अभी रहते हो एंड सपोज़ करो कि नागपुर में आपका एक घर है, ठीक है, एंड अभी आप जॉब वगैरह के लिए कहीं बाहर पे हो या फिर पढ़ने के लिए कहीं बाहर हो। सपोज़ आपका मेन घर नागपुर में है एंड पढ़ने के लिए आप मुंबई वगैरह में आ चुके हो, तो परमानेंट एड्रेस में आपको अपने नागपुर वाला एड्रेस डालना है एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप अपने मुंबई वाला एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका घर भी जो है वो नागपुर में ही है एंड आप रहते भी वहीं पे हो, तो परमानेंट एड्रेस में भी नागपुर वाला ही डालो एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए सेम एज परमानेंट एड्रेस के बटन के ऊपर जो है वो टिक कर देना, तो दोनों एड्रेस आपके जो है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये होने के बाद आपका एड्रेस जो है वो कुछ इस टाइप से फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ करना है, ऐसे आपको पूरा एड्रेस डालना है। एड्रेस डालते समय 2 लाइन्स जो है वो मिनिमम भरना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो प्लॉट नंबर एंड स्ट्रीट नंबर पहले लाइन में जो है वो डाल देना एंड सेकंड लाइन में अपना जो भी चौक या फिर स्क्वायर जो भी है वो आपको डालना है। फिर पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट पहले डालना एंड फिर तालुका डालना, तभी वो लोड होगा, वरना लोड नहीं होगा। देन आपका विलेज है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, वो सब कुछ डालना है। पिन कोड नहीं पता होगा तो एक बार सर्च कर लेना गूगल में, तो आ जाएगा। ये होने के बाद दोस्तों देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी है, तो इसका प्लीज़ ध्यान से जो है वो सुनना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पूछा है आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के रहीवासी हो, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हो, क्या आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। बट इसे आप ऐसे समझो कि क्या आप महाराष्ट्र में रहते हो या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको येस एंड नो का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, आपने महाराष्ट्र से 10th कंप्लीट किया है, तो आप इस पे येस पे जो है वो क्लिक करो। वही अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो देन यहाँ पे आप नो पे जो है वो क्लिक करो, ठीक है। येस पे क्लिक करोगे गाइज, अगर आप महाराष्ट्र के हो तो ही आपको यहाँ पे माइनॉरिटी डिटेल्स जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के हो तो आपको माइनॉरिटी डिटेल्स जो है वो पूछी नहीं जाएगी। अब माइनॉरिटी होता क्या है मैं एक बार अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट जो है वो ना रहे।
अब देखो महाराष्ट्र में जो है वो माइनॉरिटीज़ किसे कहेंगे। अब महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोगों का जो रिलीजन है वो है दोस्तों हिंदू, ठीक है। तो रिलीजन जो है वो आता है रिलीजियस माइनॉरिटी में, ठीक है। एंड महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोगों का जो मेजॉरिटी मदर टंग है वो है दोस्तों मराठी, ठीक है। तो मराठी ये जो है वो आता है लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो रिलीजियस रहता है रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लैंग्वेज रहता है हमारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। तो अगर आपका रिलीजन हिंदू है एंड आपकी मदर टंग मराठी है तो आप माइनॉरिटी के अंदर जो है वो नहीं आते हो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो, क्योंकि महाराष्ट्र में मेजॉरिटी हिंदू है एंड मेजॉरिटी जो मदर टंग है वो है मराठी। बट इसके अलावा अगर आपका कुछ और है तो देन आप जो है वो माइनॉरिटी में आओगे। सपोज अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपका रिलीजन मुस्लिम है तो आप माइनॉरिटी के अंदर आओगे। अगर आपका मदर टंग मराठी नहीं है बल्कि हिंदी है तो आप जो है वो माइनॉरिटी में आओगे। अगर इंग्लिश आपका मदर टंग है तो आप माइनॉरिटी में जो है वो आओगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपका रिलीजन हिंदू है एंड आपकी मदर टंग मराठी है तो आपको माइनॉरिटी स्टेटस में जो है वो नो पे क्लिक करना है। एंड वही अगर आपका इसके अलावा कुछ और है तो देन यहाँ पे आपको यस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने माइनॉरिटी का दिखाया है, यस पे क्लिक किया है तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पूछा है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी, क्या आपकी मराठी के अलावा कोई और मदर टंग है। तो अगर आपकी होगी तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपकी अदर देन मराठी कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। वही आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो, क्या आपका हिंदू के अलावा कोई और रिलीजन है। तो अगर आपका होगा तो वो आप यहाँ पे जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब किसी का ये हो सकता है कि उसकी माइनॉरिटी जो है वो लिंग्विस्टिक होगी, उसकी मदर टंग हिंदी होगी बट रिलीजन यहाँ पे जो है वो हिंदू हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको हिंदू का ऑप्शन मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो NA ऐसा जो है वो डाल देना, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड मैक्सिमम लोगों का नो आएगा तो यहाँ पे जो है वो नो करना, बिकॉज महाराष्ट्र में रहते हो तो मेजॉरिटी जो मदर टंग है वो मराठी एंड रिलीजन हिंदू रहता है तो नो रहेगा, अदरवाइज यस रहेगा, ठीक है। तो होप सो ये क्लियर होगा। डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। देन अदर डिटेल्स गाइज वही मतलब उसमें ही फिर यहाँ पे आपको जो है ये पूछा है कि आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई आपको डिसेबिलिटी है। तो अगर होगी तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना। अगर है तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये सब कुछ जो है वो फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कुछ भी आपको जो है वो भरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको जो है वो 10th की डिटेल्स जो है वो पूछी है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपने अपना जो 10th है वो कौन से ईयर में जो है वो पास किया, ठीक है। तो आपको अपना पासिंग ईयर जो है वो 10th का डालना है। तो मैंने तो बहुत पहले किया था तो मैंने 2017 डाल दिया। आपका मेजरली जो है वो हो सकता है 23 होगा, 22 होगा, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको 10th में कितने % मिले वो आपको डालना है। 10th में आपका कौन सा बोर्ड था, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र बोर्ड रहेगा, अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो कोई और बोर्ड आपका जो है वो रहेगा, ठीक है। फिर 10th का आपका जो स्कूल है वो कौन से स्टेट में था या फिर कौन से स्टेट ही है। तो यहाँ पे स्टेट में जैसे महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र में रहेगा, अगर आउट ऑफ महाराष्ट्र होगा तो जो भी होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, ठीक है। देन है दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है वो सही से भरना, नहीं तो पूरे प्रोफाइल में आपकी जो है वो गलती हो सकती है। यहाँ पे लिखा है आर यू अपेयरिंग और अपियर्ड फॉर 12th इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन 2026। इसमें बोला है कि क्या आप 2026 में 12th की एग्जामिनेशन देने वाले हो या फिर नहीं। तो अगर आप 12th की एग्जामिनेशन 2026 मतलब इस साल जो है वो देने वाले हो तो यहाँ पे आपको जो है वो यस पे क्लिक करना है। एंड अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो 12th की एग्जामिनेशन अभी आपकी होगी तो 12th का रिजल्ट तो बाद में ही लगेगा, ठीक है। तो आपको 12th की रिजल्ट वगैरह जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ड्रॉप वगैरह लिया होगा या फिर जिनका पहले ही 12th खत्म हो गया होगा 25 में 24 में, तो उनको जो है वो यहाँ पे नो पे जो है वो क्लिक करना है कि नहीं मैं 2026 में जो है वो एग्जामिनेशन नहीं देने वाला हूँ, जिसका मीनिंग ये है कि 12th मेरा पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो फिर यहाँ पे आपको 12th की जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा। अगर आप 26 में 12th दे रहे हो तो यस पे क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करो, आपकी प्रोफाइल जो है वो बन जाएगी। वही अगर आपका पहले 12th हुआ होगा 2026 के पहले तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करो एंड अपनी 12th की जो डिटेल्स है वो डाल दो, जैसे 12th आपने कब पास किया था, 12th में आपको कितने मार्क्स मिले थे, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो डालना पड़ेगा, 12th में कौन सा बोर्ड था, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर होगी। मैक्सिमम जो है वो 2026 में ही एग्जाम देंगे, बिकॉज CET में जो है वो PCM एंड PCB ग्रुप में 12th पास ज़्यादा रहते हैं जो 2026 वाले रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम का यस रहेगा, जिनका 12th पहले हुआ उनका नो रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको जो है वो सेव चेंजेस के ऊपर कर देना है क्लिक।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके आगे भी हम जो है वो बढ़ेंगे कि कैसे आपको नेक्स्ट वाला फॉर्म भरना है, बट उसके पहले बीच में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सपोज करो कि गलती से आप जो है वो लॉग आउट हो जाते हो या फिर गलती से कुछ भी मिस्टेक के कारण आपका नेट बंद हो जाता है, तो आप फिर से इस वाली स्क्रीन पे जो है वो आओगे। तो अभी आपने जो ईमेल आईडी डाला था वो सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। ठीक है, ताकि आप जो है वो लॉगिन कर पाओ। गलती से अगर लॉग आउट हो गए होंगे तो ईमेल आईडी डालना है, जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। ठीक है, तो आप इस वाली स्क्रीन पे जो है वो आ जाते हो। ठीक है, एंड फिर से जहाँ से भी आप छूट गए होगे वहाँ से आप जो है वो कर सकते हो। जैसे जो भी डिटेल्स हमने अभी एडिट की वो आप प्रोफाइल में जो है वो जाके चेंज कर सकते हो। एंड बाकी अभी CET का हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाली स्क्रीन पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको CET रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो MST CET 2026 का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। चाहे आप PCM के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर PCB ग्रुप के लिए, दोनों को इसी वाली बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो इसमें जो है वो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो MST CET है, PCM PCB ऐसा लिखा नहीं है, तो यही है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी बटन के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है एंड वेरीफाई के बटन के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको प्री रिक्वेस्टिंग देखने को मिलेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ग्रुप का जो फीस है वो है 1300 रुपये। अगर आप PCM ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तो 1300 रुपीज़ आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। वही अगर आप PCB के लिए अप्लाई करते हो तो 1300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2600 रुपीज़ आपको यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ेगा। एंड इस साल जो है वो 2 अटेम्प्ट्स है। ठीक है, तो 2 अटेम्प्ट्स में आपको जो है वो दोनों के दोनों अटेम्प्ट्स PCM एंड PCB ग्रुप सब दे रहे हो तो आपको जो है वो 5200 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर सारे ग्रुप के सारे अटेम्प्ट्स आप दे रहे हो तो वो मैं आपको आगे भी दिखा के भी जो है वो समझाता हूँ, बट मैक्सिमम जो फीस होगी वो आपको इतनी जो है वो लग सकती है। ठीक है, ये है ओपन वालों के लिए। ठीक है, वही अगर आपका SC ST या फिर कैटेगरी स्टूडेंट आप हो तो पर ग्रुप 1000 रुपीज़ फीस आपको पे करना है। अगर आप PCM के लिए अप्लाई करोगे तो 1000 रुपये पे करना है। सिंगल ग्रुप के लिए अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो 2000 रुपये, एंड अगर आप दोनों अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप देते हो तो 4000 रुपये। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे और दिखाता भी हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए, बट इतना फीस रहेगा यहाँ पे क्लियर कट जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वो इस बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर करना है क्लिक। तो अभी हमारा आधा ही प्रोसेस हुआ है, आधा पूरा जो है वो बाकी है। तो पूरा वीडियो देखो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, एंड अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हमें जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डालने बोला गया है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने अभी अभी क्रिएट की अपनी आईडी, तो उस टाइम ही जो है वो फिल कर दी थी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से ही सारी जो चीज़ है वो फिल्ड रहेगी। यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर इसमें कुछ आपको एडिट करना है तो लॉगिन जब हम करते हैं ना तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जाके आप जो है वो चीज़ें एडिट कर सकते हो जो यहाँ पे आपको जो है वो करने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो ये पहले से ही फील्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। तो ये भी हमने अभी अभी जो है वो फिल किया था, तो वो भी पहले से ही जो है वो फील्ड रहेगा। तो आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर ही जो है वो क्लिक करना है। देन है दोस्तों डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, सारे मैं टाइप समझाऊंगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम या डाउट जो है वो आपको ना है। बट इसके पहले गाइज अगर आप भी CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा कोर्स जो है वो बनाया है। इसमें आपको PCM ग्रुप के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ ही में लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स है गाइज, जैसे 24 एंड 25 के, तो जो भी स्लॉट्स के पेपर्स अवेलेबल थे वो सारे भी आपको इसमें जो है वो मिल जाएंगे। इससे गाइज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल पेपर में किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। जैसे ये पेपर जो है वो एक्चुअल पेपर से, ना कि अपने मन से अज्यूम किया हुआ या फिर एक्सपेक्टेड, एक्चुअल पेपर्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो होगी। एंड काफ़ी सारे पेपर्स है तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास जो है वो रहेंगे। साथ ही में सॉल्व पेपर्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से जो है वो सॉल्व किया जाता है। एंड पूरी मेथड वगैरह भी यहाँ पे आपको जो है वो दे रखी है। एंड और भी काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। कुछ सेक्शन टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे मैंने जो है वो ऐड कर रखी है। CET का टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो कैसे रहता है, वो पूरा एनालिसिस यहाँ पे आपको CET सेल वाला जो है वो मिलेगा। तो एकदम बहुत ही काफ़ी सारी एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें इसमें आपको जो है वो मिलने वाली है।
एंड इसका प्राइस गाइज जितना मिनिमम हो सकता है उतना रखा है, बस 199 रुपीज़। एंड इसमें आपको मॉक टेस्ट, सॉल्व पेपर्स, क्वेश्चन पेपर सब कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप भी बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड और बेटर अप्रोच से जाना चाहते हो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे बाय करके अपने सारा ये कंटेंट का एक्सेस जो है वो ले सकते हो। तो चलो अब देखते हैं हमारे डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र होगे तो आपको कैटेगरी डिटेल्स जो है वो नहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसेबिलिटी पूछा है, ये हमने पहले ही भरा था, ठीक है, तो ये आप एडिट नहीं कर पाओगे। ऑर्फन इन्फॉर्मेशन है, आर यू ऑर्फन, क्या आप अनाथ हो, अगर हो तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करो, ठीक है, नो पे क्लिक करना एंड येस पे होगा तो येस पे क्लिक करना। देन दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी इन्फॉर्मेशन पूछी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो पूछा जाएगा। इसके ऊपर गाइज जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे। तो सपोज अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको ओपन सिलेक्ट करना है। ओपन में क्या कोई आप स्पेसिफिक कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे उस कास्ट का नाम आप जो है वो डाल देना, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं है, आपको अपने मन से जो है वो डालना पड़ेगा। अगर नहीं है कोई, आपको बस ओपन ही पता है तो NA जो है वो डाल देना। एंड फिर यहाँ पे पूछा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, तो EWS का सर्टिफिकेट अगर आपका पास होगा, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है एंड EWS से आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप येस पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, नहीं है, या फिर आपने अप्लाई किया है। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर नहीं है आपके पास EWS सर्टिफिकेट तो सिंपली नॉट अवेलेबल पे जो है वो क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बस आपको पूछे जा रहे हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपके पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी टेंशन मत लो, आप एग्जामिनेशंस के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। एंड एडमिशन के टाइम अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाता है तो उस टाइम इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आपको सारे बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इसका ज़्यादा टेंशन जो है वो मत लो, ठीक है। तो अगर आपके पास होगा तो डालो, अवेलेबल होगा तो आपको अपने EWS सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे नो कर देना, नहीं है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। फिर गाइज हो सकता है कि आपके ओपन के अलावा कोई और कैटेगरी है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ OBC का, तो यहाँ पे आप OBC चूज़ कर लो। OBC के बाद OBC में सब कैटेगरी होती है, तो सब कास्ट होती है, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है OBC का, तो अगर आपके पास है तो अवेलेबल करो, अगर नहीं है तो नॉट अप्लाइड करो। अगर आपने अप्लाई किया बट अभी तक आपके पास नहीं आया है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे जो है वो क्लिक करना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है कि क्या आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास है तो अवेलेबल पे क्लिक करो, अगर आपके पास अभी नहीं है तो सिंपली नॉट अप्लाइड पे जो है वो क्लिक कर दो। इससे आपके एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, आप पूरी एग्ज़ाम दे पाओगे। एंड देखो एग्ज़ाम देने के बाद हमारी मेरिट लिस्ट नहीं आती है, एग्ज़ाम होगी, रिजल्ट लगेगा, उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड फिर मेरिट लिस्ट लगती है। तो अभी अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो टेंशन मत लो, यू आर एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। एंड जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम भी अगर आप अपना कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट देते हो तो आपको सारे बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। तो अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी वगैरह नहीं है तो टेंशन मत लो, आप एग्जाम दे पाओगे एंड आपके रिजल्ट के ऊपर या फिर पूरे बेनिफिट्स के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, बिकॉज एडमिशन के टाइम फिर से सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड एग्जाम के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के लिए वो है दोस्तों आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फोटो, सिग्नेचर एंड आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा और कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बाद में फिर से पूरा वेरिफिकेशन जो है वो होगा एडमिशन के टाइम। तो अगर आपके पास है तो अवेलेबल करो, अगर नहीं है तो सिंपली नॉट अप्लाइड करो। अगर अवेलेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, वैलिडिटी का नंबर आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है या फिर नहीं, तो ये जनरली OBC SC BC को ही जो है वो पूछा जाता है, SC वगैरह को जो है वो नॉन क्रिमिलियर के बारे में पूछा नहीं जाता है। तो अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल है तो उसका वैलिडिटी 31 मार्च 2027 जो है वो रहना चाहिए। अगर आपकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर्ड हो चुकी है तो यहाँ पे जो है वो सिंपली नो पे जो है वो क्लिक कर देना कि नहीं मेरे पास नहीं है, बाद में आप अप्लाई कर देना, तो एडमिशन के टाइम उससे आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कर दो, जो नहीं है वो नॉट अवेलेबल कर दो, इससे आपके एग्जाम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, टेंशन मत लो ज़्यादा। फिर ये सब कुछ हो गया गाइस, तो यहाँ पे फिर आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। अभी मैंने यहाँ पे ओपन से जो है वो किया है, आपकी जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो डालना है, ठीक है। क्वालिफिकेशंस में हमने पहले जो है वो अपनी डिटेल्स भर दी थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एडिट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा, तो सिंपली इस टिक पे जो है वो टिक कर दो एंड सेव एंड प्रोसीड कर देना।
बस यहाँ पे आपको 10th अगर आपने 12th की डिटेल्स डाली होगी, जो कि मैक्सिमम लोगों ने नहीं डाली होगी, बिकॉज 12th आप जो है वो 2026 में दोगे। तो अगर आपका जो 12th है वो 26 के पहले हुआ है, जैसे 25 में हुआ है या फिर 24 में हुआ है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने 12th जो है वो कौन से स्ट्रीम में किया है, साइंस में किया है या फिर डिप्लोमा किया है, वो पूछा है। ठीक है, अगर आपने 12th का डिटेल डाला ही नहीं है, बिकॉज अभी आप देने वाले हो, तो ये आपको जो है वो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर कर देना है क्लिक। देन दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो एग्ज़ाम सेंटर्स की डिटेल्स डालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी प्रोसेस में, बिकॉज इस बार 2 अटेम्प्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पूछा गया है कि आपको कौन सी एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना है। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिससे आप जो है वो इंजीनियरिंग वगैरह कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। फिर है पीसीबी, जिससे आप फार्मेसी वगैरह कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। देन है पीसीएमबी। अब इसका मीनिंग क्या है, दोनों एग्जामिनेशन आपको देना है। ठीक है, तो आपको इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन आएगा। अगर आपको पीसीएम एग्जाम ही देना है, पीसीबी नहीं देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं देना है, तो आप बस पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यहाँ पे सिलेक्ट करो। एंड देन यहाँ पे पूछा है कि आपको कितने अटेम्प्ट देना है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दूसरा है बोथ अटेम्प्ट्स। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना है, सेकेंड अटेम्प्ट ही देना है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो मैंडेटरी है, आपको पहला अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप टिक करोगे तो एंड बोथ अटेम्प्ट्स नहीं देना है, तो जो पहली एग्जामिनेशन होगी वो आप दे पाओगे, दूसरी एग्जामिनेशन जो है वो आप जो है वो नहीं दे पाओगे। मेरी जो सलाह है वो यही है कि आप बोथ अटेम्प्ट जो है वो सिलेक्ट करो, बिकॉज हो सकता है पहली एग्जामिनेशन अगर अच्छी नहीं जाए तो सेकंड एग्जामिनेशन के में आप जो है वो थोड़ा बेटर कर पाओ। एंड दोनों एग्जामिनेशन में से जहाँ पे भी बेस्ट स्कोर आएगा उसे जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो उसका टेंशन मत लो कि यार पहली अच्छा एग्जाम गई दूसरी बेकार गई, बट दूसरे का स्कोर कंसिडर किया, ऐसा नहीं होगा। जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो आपका जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपको एक ही अटेम्प्ट देना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करो, अगर आपको दोनों अटेम्प्ट्स देना है तो बोथ अटेम्प्ट्स पे क्लिक करो। अगर आप दोनों अटेम्प्ट्स दोगे एंड अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपकी 2600 रुपये जो पैसे फीस है वो आपको देना पड़ेगा, अगर आप पीसीएम ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। फिर सपोज अगर आप पीसीबी ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हो, पीसीएम एग्जाम नहीं देना, आपको फार्मेसी वगैरह कोर्सेज में एडमिशन लेना है, पीसीबी अगर आप देना चाहते हो तो पीसीबी सिलेक्ट करो। यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ही देना है तो वही चीज़ है, फर्स्ट पे क्लिक करो। एंड अगर आपको दोनों देना है तो बोथ पे आप जो है वो क्लिक करो। ठीक है, देन ड्रॉप डाउन में आपको और एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है पीसीएम एंड पीसीबी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी भी कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल कोर्सेज में जो है वो जाना है, तो वो जो है वो दोनों एग्जाम के लिए ट्राई करते हैं, दोनों में जहाँ पे भी बेस्ट स्कोर है फिर अकॉर्डिंगली अपने एडमिशन के लिए जो है वो जाते हैं। तो अगर आपको दोनों पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप जो है वो देना है तो यहाँ पे देखो कैसे ऑप्शन है। पीसीएम ग्रुप का पूछा है कि पीसीएम की एग्जामिनेशन आपको बस एक बार देना है या फिर दोनों बार देना है। तो अगर आपको पीसीएम दोनों बार देना है तो बोथ पे क्लिक करो एंड फर्स्ट पे जो है वो क्लिक मत करो। ठीक है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, दोनों अटेम्प्ट देना है, फर्स्ट भी देना है सेकंड भी देना है। फिर है पीसीबी का, यहाँ पे पूछा है पीसीबी की आपको एग्जामिनेशन एक बार देना है या फिर 2 बार देना है, तो वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको पीसीएम का फर्स्ट अटेम्प्ट भी देना है एंड सेकेंड अटेम्प्ट भी देना है, एंड उसमें ही एक स्टूडेंट होगा जिसका पीसीबी एक ही अटेम्प्ट देना है, मतलब पीसीएम एंड पीसीबी के पीसीएम के दोनों अटेम्प्ट देना है एंड पीसीबी का बस एक ही अटेम्प्ट देना है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको दोनों अटेम्प्ट देना है, पीसीएम के भी दोनों एंड पीसीबी के भी दोनों। तो जैसा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा वैसे आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, पीसीएम पीसीबी का दोनों ग्रुप देना है। बाकी अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बोथ अटेम्प्ट्स दो, चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हो पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर दोनों दे रहे हो, दोनों में बोथ अटेम्प्ट्स करो, बिकॉज क्या पता आपको दूसरे अटेम्प्ट में इजी पेपर आ जाए या फिर ज़्यादा बेटर आप जो है वो स्कोर कर पाओ। अब देखो जैसा यहाँ पे आप चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आगे जाके आपको जो फीस है वो चार्ज जो है वो की जाएगी। अगर आप बस पीसीएम ग्रुप दे रहे हो तो इतनी फीस रहेगी, तो जैसा आप यहाँ पे क्लिक करोगे वैसी फीस आपको जो है वो आगे मतलब आएगी। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। देन दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आप जो है वो क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो। ठीक है, तो इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है, तो मेजॉरिटी तो इंग्लिश चूज़ करेंगे। अब अगर आपको अपने रीजनल लैंग्वेज मराठी या फिर उर्दू में देखना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, बट बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा ध्यान से जाना। ठीक है, इंग्लिश में ही हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ही करना चाहिए, बाकी अगर आपका कुछ और ओपिनियन होगा तो आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे हमें अपना सेंटर जो है वो चूज़ करना है। तो सेंटर जो है वो बस महाराष्ट्र में ही अवेलेबल है, महाराष्ट्र के बाहर सेंटर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप देना है सीईटी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में आके आपको जो है वो देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सेंटर का प्रेफरेंस चूज़ करना है। देखो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइम्स या फिर जितना मुझे एक्सपीरियंस है
पहला जो आप सेंटर डालते हो वहाँ पे मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। अगर आपका लक एकदम ही बेकार है तो ही आपको सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस का सेंटर जो है वो मिलेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिलेगी महाराष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो उसमें आपको कहाँ पे सेंटर चाहिए वो आप सिलेक्ट करो। तो जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, पहले लास्ट ईयर मुंबई में था तो मैंने मुंबई डाला था, इस साल अभी मैं नागपुर में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे नागपुर डाल दिया। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस, मैक्सिमम टाइम फर्स्ट प्रेफरेंस का ही सेंटर मिलता है। फिर सेकंड प्रेफरेंस में आप चूज़ कर लो नागपुर के आसपास, जैसे नागपुर के होंगे तो नागपुर के आसपास वर्धा आता है तो मैंने वर्धा डाल दिया, फिर अमरावती डाल दिया एंड फिर लास्ट में मुंबई सिटी डाल दिया कि अगर एकदम ही बेकार रहा तो भी मतलब अच्छा कि घूमना वूमना हो जाए तो मुंबई डाल दिया मैंने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे जो है वो अपना सेंटर का नाम डालना है। अब सेंटर हो सकता है गाइज कि बाद में आप जो है वो चेंज नहीं कर पाओ, तो पहले ही सब सोच वगैरह समझ लो कि आप उस टाइम जो है वो कहाँ पे रहोगे, घूमने वगैरह तो नहीं जाओगे, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है वो चूज़ करो। एंड प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं होता है तो इसका ध्यान रखना। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलने के मैक्सिमम चांस रहेंगे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में गलती मत करना। ठीक है, नागपुर के जगह अकोला मत डाल देना। ठीक है, या फिर मुंबई के जगह पुणे मत डाल देना, इसका ध्यान रखना। ये होने के बाद गाइज इसके नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट वेस्ट ऐसा कुछ दिखेगा, तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फालतू, यहाँ पे और पैसे आपके वेस्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको खतरनाक डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, बस अपलोड नाउ के ऊपर क्लिक करो एंड देन यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। फोटो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे खतरनाक वेबकैम ओपन होता है। ठीक है, तो इससे आपको फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं है, बेकार फ़ोटो आएगी। यहाँ पे सिंपली जो है वो क्रॉस वाले पे ऊपर जो है वो क्लिक करना, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि डेस्कटॉप से आप अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करो। तो अपलोड अ फ़ोटो इंस्टेड, अपलोड करना है आपको, वेबकैम से लाइव फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप या फिर ब्राउज़, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर का फ़ोटो वाला सेक्शन आएगा, ओपन होगा, तो उससे फ़ोटो लेना है। इसको आप क्रॉप वगैरह कर सकते हो, अगर वाइट बैकग्राउंड रहा तो अच्छा, अगर नहीं भी रहा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। क्रॉप एंड अप्लाई करोगे तो आपकी फ़ोटो जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देन सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो सिग्नेचर के लिए वैसे वापस ड्रैग एंड ड्रॉप का आएगा, क्लिक करोगे तो सिलेक्ट कर पाओगे। अब मैंने यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर किया था, क्या किया था कि ऑनलाइन ही ऐसा जो है वो ऐसे कर दिया था, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड किया, तो यहाँ पे सिग्नेचर नॉट डिटेक्टेड ऐसा प्रॉब्लम जो है वो आया था। तो आप क्या करो, एक पेपर लो, उसके ऊपर सिग्नेचर करो, उसका फ़ोटो लो एंड अपने कंप्यूटर में रख दो एंड फिर यहाँ पे अपलोड करो, तो आपका सिग्नेचर जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा एंड आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो सेव के ऊपर फिर क्लिक कर देना। तो देन आप दोस्तों आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे आपको फिर जो है वो अपना आईडी प्रूफ जो है वो डालना है। तो आईडी प्रूफ में जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जितना मुझे आइडिया आपके एज में आपके पास आधार कार्ड जो है वो सबके पास होगा, तो आधार कार्ड आप जो है वो सिलेक्ट करो एंड आधार कार्ड का जो फ़ोटो है वो आपको जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा एंड अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड वो सब कुछ भी अपलोड कर सकते हो, बट सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो है अपना आधार कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड बस अपडेटेड रखना, मिस्टेक अगर होगी तो पहले अपडेट करना, काफ़ी टाइम है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका अपडेट होने के बाद भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। देन आपको सबमिट के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको अपने फॉर्म का पूरा जो प्रीव्यू है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप एक समझदार स्टूडेंट होंगे तो आप गलती नहीं करोगे, सारी डिटेल्स एकदम आंखें फाड़ के 2 बार जो है वो चेक कर लेना कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्या नाम के स्पेलिंग में मैंने सचिन के जगह मचिन ऐसा तो कुछ नहीं डाला है, या मतलब ये होती है मिस्टेक में हर साल जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तब वहाँ पे आपको मिस्टेक दिखेगी। तो पहले आप यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो चेक करो। क्या चेक करना है वो ध्यान से सुनो, आपके नेम की स्पेलिंग आप जो है वो चेक करो, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपने 2026 तो नहीं डाला है, ये आप एक बार जो है वो चेक कर लो। आपने अपना जेंडर मेल की जगह फीमेल तो नहीं डाला है, ये चेक कर लो। ठीक है, एंड आपने कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करना है, या फिर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि पीसीएम देना है या फिर पीसीबी देना है, रुक जाओ, थोड़ा सोच लो एंड फिर उसके बाद सिलेक्ट करो, ताकि आगे जाके चेंज करने का मन वगैरह जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही आपके इम्पॉर्टेंट है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर में मिस्टेक हुई है वो सारा कुछ काम का नहीं है फिलहाल, बिकॉज वो जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा फिर से आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर आपको फिजिकल सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। अभी मैं बोलूँगा कि हाँ मेरी कास्ट जो है वो ओपन नहीं ओबीसी है तो भी चल जाता है कि ठीक है, उसमें मेरी फ़ीस भी जो है वो बच जाएगी, मेरे को 1300 की जगह 1000 रुपये जो है वो लगेंगे,
बट जब एडमिशन के टाइम आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे एंड उस टाइम अगर ओबीसी के जगह वहाँ पे उनको पता चला ओपन, तो जो फीस अभी आपकी यहाँ पे बची है ना, तो वो सेम जो बची हुई फीस है वो एडमिशन के टाइम वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा जो है वो ली जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो कि मैं तो ओपन से हूँ बट ओबीसी से अप्लाई कर देता हूँ, देखते क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी फीस आपके पैसे जो है वो बच जाएंगे बट एडमिशन के टाइम जो है वो वसूले जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसा डिटेल्स है वैसा ही डालो, एडमिशन के टाइम आप फिर से सारी जो चीज़ है वो चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा, ये अच्छे से चेक कर लेना। सब सही अगर आपको लग रहा है तो चेक बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो यस के ऊपर क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पे आपको पेमेंट का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो मुझे दिखने को मिल रहा है 5,200 रुपये एग्ज़ाम के लिए। अब इतना क्यों आया, क्योंकि मैंने पीसीएम ग्रुप जो है एंड मैंने ओपन से अप्लाई किया। पीसीएम ग्रुप के दोनों अटेम्प्ट्स, जो फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड, एंड पीसीबी ग्रुप का भी जो है वो दोनों अटेम्प्ट्स के लिए अप्लाई किया। मतलब पीसीएम के 2 अटेम्प्ट्स, इसके 2 अटेम्प्ट्स, टोटल हो गए अपने 4 अटेम्प्ट्स, ठीक है। एंड हर एक अटेम्प्ट का ओपन का जो प्राइस है वो है दोस्तों 1,300 रुपये, ठीक है। तो 1300 इंटू अगर 4 आप करोगे तो 5200 जो है वो आता है। तो अब डिपेंड करेगा आपने कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। पीसीएम के दोनों देना है तो आपका बस जो है वो 2600 आएगा। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट होंगे तो आपका जो है वो 2,000 रुपये जो है वो आएगा, ठीक है। तो आप पे ऊपर डिपेंड है आपने कौन से अटेम्प्ट्स के लिए जो है वो अप्लाई किया है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो सिंपल वे में पे वाया यूपीआई पे क्लिक कर देना अपना। अगर आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है तो अपने पापा का यूपीआई आईडी डाल दो, वेरीफाई पे क्लिक कर लो, मेक पेमेंट पे क्लिक कर लो। आपके पापा के फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से अपना पेमेंट कर दो, पेमेंट सक्सेसफुल डन ऐसा जो है वो आएगा एंड डन के बटन के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर दो। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू जो है वो देखने को मिलेगा। इसका प्रिंट आउट वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पे भी आपको काम में नहीं आएगा, बस आपकी डिटेल्स उसमें रहेगी। तो प्रिंट मत निकालना, सेव करके जो है वो रख देना कोई भी फाइल में, ठीक है। एंड फिर उसके बाद गाइज जब आप लॉगिन करने जाओगे तो फिर से आप एक बार लॉगिन कर लेना या फिर इस स्क्रीन पे आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस तो यहाँ पे रजिस्टर हियर लिख के आ रहा था, अभी यहाँ पे आपको जो है वो एनरोल्ड ग्रीन कलर में ऐसा जो है वो लिख के आएगा। तो अगर आपका ऐसा जो है वो दिख रहा है तो समझ जाना आपका पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आप जो है वो एग्जामिनेशन के लिए जो है एलिजिबल हो, आप एग्जामिनेशन जो है वो दे पाओगे, ठीक है। तो ये एनरोल्ड लिख के जो है वो आना चाहिए, जब आपका पेमेंट होगा तभी आपका एनरोल्ड लिख के जो है वो आएगा, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस जो है वो दोस्तों वो ऐसी है, मैंने जीरो से लेके हीरो तक सब कुछ आपको जो है वो बताया है एंड जितने डाउट्स मुझे समझ में आए वो सब कुछ आपको बता दिए। और कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में बता देना, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कहाँ पे रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको जो है वो बता दूंगा, उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में ये मॉक टेस्ट एंड PYQs का आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, बस 200 रुपये में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प जो है वो हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।